गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने एक और छोटा सा बाइक रिव्यू लेके आया हूँ। दो तीन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और बाइक पे ही मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत जगह है, हालांकि ये तो सिनेमेटिक में बन रहा है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कि क्या किस जगह पे हूँ। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू ये देना चाहूँगा कि इसमें 3 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जब कोई बाइक लेने जाता है। एक तो वाइब्रेशन, एक कंफर्ट और तीसरा फैक्टर है लुक्स। लुक्स तो आपके अपने पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको कैसी बाइक, कैसा डिज़ाइन पसंद है। लेकिन जो 2 कंडीशन है इस पे हम डिस्कस करेंगे बाइक पर। यहाँ खड़ी है अपनी बाइक और बहुत खूबसूरत सूर्योदय इस झाड़ियों के पीछे से हो रहा है। और झाड़ियों के पीछे से ना देखो कितना खूबसूरत सूर्योदय हो रहा है। तो अब चलते हैं अपनी बाइक पे। अब मैं मिलूँगा आपको गोप्रो के सेटअप पे। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए अपने प्रो सेटअप पे। ये सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर एक झील है जो इंडिया में बर्ड वॉचिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। सर्दियों के दिनों में यहाँ पर बर्ड्स आती हैं, फॉरेनर बर्ड्स, तो उनको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हालांकि बर्ड वॉचिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बर्ड वॉचिंग के अंदर टाइम लगता है और उन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर से देखना पड़ता है, जिसमें मज़ा नहीं आता। उसके लिए आपको हाई एंड कैमरे चाहिए, लेंसेज चाहिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है बाइकर विंग्स में। पिछला वीडियो मैंने एक डाला था अपनी बाइक को लेकर के, वो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। उस पर 2-4 कमेंट्स भी आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। कुछ दिन पहले की बात है, शायद 6-7 दिन पहले की बात है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहे तो देख सकते हैं, उसमें थोड़ी डिटेल्ड वीडियो है। तो हम बात कर रहे थे, आज मैं बात करने वाला हूँ बाइक के 3 डिसाइडिंग फैक्टर। जब भी आप KTM 390 एडवेंचर लेने जाते हो तो आपको 3 बातें दिमाग में ज़रूर आती हैं जो नेगेटिव हैं। एक तो इसके लुक्स अगर आप देखेंगे तो ये यार पर्सनल है, आप लोगों की अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुक पसंद आता है। मुझे इसका लुक शुरू में बहुत अच्छा नहीं लगा था, ठीक था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो मुझे अच्छी भी लगने लगी बाइक। और अब मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था ना बड़ा फ्यूचरिस्टिक था। ऐसी हेडलाइट्स का जो लुक्स देता है, पहले तो आप हेडलाइट ही देखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे यार, ये कैसी लाइट है, ये कैसा लुक है। तो धीरे धीरे अब लोगों में एक्सेप्टेंस है इस हेडलाइट को लेकर के। हालांकि एकदम एक्सपोज्ड है, कोई उसके आगे ग्रिल वगैरह नहीं दी हुई इन्होंने, वो मैं आफ्टर मार्केट लगवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले बात करते हैं इसके लुक्स पे। मैंने बात कर ली है, लुक्स आपका अपना पर्सनल है। दूसरा है कि इसका वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि जो, क्योंकि हर वीडियो में वाइब्रेशंस बताई जाती हैं, जो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन भी गया है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है ये कि इसको डील ब्रेकर कहा जा सके। अब इसमें वाइब्रेशन है, नो डाउट, इसको मना किया ही नहीं जा सकता। और आप ऐसी कोई बाइक नहीं ला सकते जो ज़ीरो वाइब्रेशन हो। वाइब्रेशन तब आपको दिक्कत देती हैं जब आपके पास वाइब्रेशन के साथ आपको जीना मुश्किल हो जाए। इसमें वाइब्रेशन है, नो डाउट, लेकिन ऐसी वाइब्रेशन नहीं है कि जो आपको डील ब्रेक करनी पड़े। आपको सब कुछ पसंद है, सिर्फ वाइब्रेशन पसंद नहीं है, इस वजह से डील ब्रेक करनी पड़े, ऐसा नहीं है। अब ये एक एडवेंचर बाइक है, 400 सीसी का इंजन है। अगर आप टूरिंग या एडवेंचर करना चाहते हैं तो कंसीडर तो इसको करेंगे ही करेंगे। तो उस लिहाज से तो ये परफेक्ट है। वाइब्रेशंस उसमें रहेंगे। 400 सीसी से आप 46 bhp निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये अच्छे खासा पावर देती भी है, तो वाइब्रेशन निश्चित है। सिंगल सिलेंडर है। अब कितनी है इसमें
वाइब्रेशन जो है दो पार्ट्स में है, एक लो पे और एक हाई पे, हाई स्पीड पे और लो स्पीड पे। अब लो स्पीड पे जो वाइब्रेशंस है ना वो आपको आती हैं 51 आरपीएम तक, जो कि अलग तरह की वाइब्रेशन है। और फिर आपको आती हैं 51 के बाद से लेकर के 7000 आरपीएम तक, वो अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं। जब आप अंडर 5000 चलते हैं तो वाइब्रेशंस तो इस पे आती हैं, इसमें कोई शक है नहीं। अब वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, वो आपके ज़्यादातर, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ 4th गियर पे, डिपेंड करता है आप कौन से गियर पे किस स्पीड पे है, वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी उस पर भी डिपेंड करती है। अब मैं जिस तरह 47 48 पे चल रहा हूँ वो 4th गियर पे हूँ, तो एक्सीडेंट पे मारा गया बेचारा, घोड़े का बच्चा है। चलो, तो वो जो वाइब्रेशन है वो आपके फुट पैक्स पे ज़्यादा फील होती हैं, और दोनों पे ही लगभग बराबर इक्वली फील होती हैं। जब आप 5100 आरपीएम को क्रॉस करते हैं तो ये एकदम से अलग नेचर की हो जाती है। इसमें एकदम पता नहीं क्या एक्टिवेट होता है कि आज झटका लगता है, इसको झटका नहीं लगता इन द सेंस कि इसमें कुछ एक्टिवेट हो जाता है जो काफ़ी स्मूथ बना देती है बाइक को, और फिर वाइब्रेशन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। 5100 पर ये आपको वाइब्रेशन देगी, आपके ज़्यादा जो फील होगा वो लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद आपको वाइब्रेशन फील होंगे राइट साइड पे। और वो अलग अलग तरीके से बढ़ते घटते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब आपको, लेकिन वो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेड है वो वाले वाइब्रेशन, इतने बुरे नहीं हैं कि आपको लगे कि यार ये तो नहीं चला पाऊँगा मैं। मेरे साथ भी ऐसा था। फुट पैक्स में आते हैं वाइब्रेशन, आपके हैंडल बार में आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, आते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली आपको फील होता रहेगा। अगर आपने शूज़ नहीं पहने हैं, चप्पल ऊपर पहने तो फिर ज़्यादा फील होगा, शूज़ पहने हैं तो बहुत कम फील होगा। तो वाइब्रेशन का कुछ ऐसा सीन है, जब भी आप इसको अंडर 70 चलाते हो तो अलग होता है। अंडर 70 मीन्स 70 किलोमीटर पर आवर, तो वो अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं। और उसके बाद अलग तरह की वाइब्रेशंस हैं जो लेफ़्ट साइड के शिफ्ट होकर के राइट साइड में आ जाती हैं, कम और ज़्यादा, बस इतना ही है। और कुछ बजिंग्स थोड़ी थोड़ी इनमें से आती है, स्पीड के अकॉर्डिंग आती है, वो ऐसा नहीं है कि कंस्टेंटली आएगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़ा बहुत आती है, ज़्यादा नहीं है, तो वो आपकी डील ब्रेकर तो है नहीं। दूसरा एक और जो फैक्टर है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सीट कंफर्ट। नो डाउट सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपको 300 किलोमीटर तक चलाना है ना, आप 300 किलोमीटर एक गो में तो जाएंगे नहीं, इंजन को बंद भी करेंगे, कहीं रेस्ट भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। तो 300 किलोमीटर चलाने के लिए तो मुझे तो कोई समस्या नज़र नहीं आई कि 300 किलोमीटर तक आपको कोई बम दर्द करता है या आपके कमर में दर्द होता है या कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पाम्स पे दर्द शुरू होता है हल्का सा, मुझे तो होता है, मुझे इसलिए होता होगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा डाउन पड़ती है, मुझे थोड़ा सा अप लेना पड़ेगा क्योंकि हाथ थोड़े ज़्यादा लंबे हैं यार, तो मुझे इसमें राइज़र लगवाना है। वो सब मैं डिसाइड करूँगा, राइज़र तो मेरा कंफर्म है लगवाना, वो मैं डिसाइड करूँगा। ये एक्सेसरीज़ जो लगवाऊँगा वो लगवाऊँगा फर्स्ट सर्विस के बाद, उससे पहले नहीं। उससे पहले मैं सारी चीज़ें जान लेना चाहता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रक है इस पर, क्रॉस कर लेता हूँ। तो कंफर्ट के लिए अगर आप 300 किलोमीटर एक दिन में ज़्यादा जाएंगे, वो ऑब्वियसली आप लोग जाएंगे, जो भी टूरिंग करेगा वो जाता है, मैं खुद जाता हूँ। 300 किलोमीटर्स के लिए आपको, प्लस किलोमीटर्स के लिए आपको इसमें सीट का
मॉडिफाई कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया कि आप पिलियन को तो लेके ही ना जाओ, क्योंकि पिलियन के लिए बाइक बनी ही नहीं है, बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा नैरो है। अगर आपको पिलियन साथ लेके जाना है तो उसका भी आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसको जो सीट है उसको वाइडन करना पड़ेगा और उसको मोर कुशन देना पड़ेगा, तब जा कर के आप इस पर जा पाएंगे। जो अभी तक मैंने सुना था KTM भी एक टूरिंग सीट ला रही है, लेकिन मैंने कंफर्म किया तो वहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गुड़गांव वालों को तो थी नहीं। अब हो सकता आएगा। तो अभी जो ऑफिशियल एक्सेसरी है सिर्फ साइड स्टैंड आ रहा है, सेंटर स्टैंड, इसके अलावा कुछ नहीं। वो 3500 रुपीज़ का है, वो मैं लगवा लूँगा। उसके अलावा मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आया इस बाइक के अंदर। वाइब्रेशंस ही नोटिस करते हैं सब लोग जा कर के। तो जब भी आप इसका टेस्ट राइड लेने जाए ना वाइब्रेशन के लिए, तो आप इसको 5100 से ऊपर चला के ज़रूर देखना। और इसकी छोटी राइड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बाइक अगर आपको डिसाइड करनी है या इसके बारे में जानना है तो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट्स है ना जो, वो इसके लो स्पीड में फर्स्ट 5-10 मिनट्स में आ जाते हैं और वही आपको नोटिस रहेंगे। लेकिन जो इसके पॉजिटिव हैं वो आपको नज़र आएगा जब आप उसको 10 से 15 किलोमीटर चला लेंगे। ये ग्रेजुअली बड़ी स्मूथ होती जाती है। तो शुरुआत में एकदम बकवास लगेगी, बेकार, लेकिन बाद में ये आपको एक्सेप्टेबल स्मूथ हो जाती है। 100% स्मूथ तो नहीं कहूँगा, एक्सेप्टेबल स्मूथ हो जाती है, जो आपको इरिटेट नहीं करती है। हाँ, वाइब्रेशन शिफ्ट होते जाते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप इसको अच्छे से डिसाइड करें कि आपको अच्छे से चला के देखें। 2 शोरूम पे जाए, 3 पे जाए और टेस्ट राइड लें। ये 5 के बाद तो पता नहीं क्या एक्टिवेट हो जाता है। 5100 के बाद एकदम स्मूथ हो जाती है और फास्ट भागने लगती है। मुझे इसमें कोई ख़ास कंप्लेंट नहीं लगी है अभी तक, मतलब जो इसने मुझे दुख दिया। हाँ, एक प्रॉब्लम है, ये जो फ्यूल है ना, फ्यूल गाज, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। ये अभी मुझे 220 दिखा रहा था कि रेंज है, लेकिन अभी 230 दिखा रहा है, कभी 210 दिखा रहा है, कभी 260 दिखा रहा है। हाँ, मुझे इस बात का समझना, इस पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। इस पर रिलाई कीजिए जब आपको रिज़र्व लग गया हो, बस। उसके अलावा इस पर कोई रिलाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, या हो सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं, जो रन टाइम माइलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। देख रहे हो यहाँ मेट सिटी बनने वाली है आगे। मेट सिटी रिलायंस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सामने दिखाई दे रही है, वो मेट सिटी। तो बाकी आप इंजॉय करेंगे इस बाइक को, पछताएंगे नहीं एटलीस्ट। मैं तो इसको खूब इंजॉय कर रहा हूँ भाई, मुझे इसमें बिल्कुल ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं लगी है फ़िलहाल तक। हाँ, थोड़ी सी माइलेज कम है मेरी पिछली बाइक से। सीट कंफर्ट का तो आपको कराना पड़ेगा इसमें नो डाउट। अगर आपको 300 किलोमीटर से ज़्यादा जाना, 300 तक जाना है तो आप बिल्कुल भी मत कराइए, कोई टेंशन नहीं है। और एक इसके अंदर यार एंकर पॉइंट्स की बड़ी दिक्कत है। आप सामान जो पीछे बांधने का ना बड़ा मुश्किल काम है, वो आपके लिए मुश्किल करेगा, क्योंकि ये बाइक बनी है हाई स्पीड के लिए। तो आप इसको हाई स्पीड पे ट्रस्ट ज़रूर करना, तभी आप इसको डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और जितने बड़े गियर में आप चलाते हैं उतनी कम वाइब्रेशन होती है, ये भी कंफर्म है। ये देखिए मैं 6 गियर में हूँ, 67 की स्पीड है और मैं 4000 पे चल रहा हूँ, तो इस समय वाइब्रेशन काफ़ी कम है। जितना बड़ा गियर होगा उतनी वाइब्रेशन कम रहेगी। मैं कह रहा था ना 220, अब 230 हो गया ये देखो। और ये माइलेज भी अच्छी देती है। आप जितने बड़े गियर में चलाओगे और 50 से प्लस चलाओगे तो अच्छी माइलेज देती है। और मैं क्या बताऊँ, इसका हैंडल बार के जो वाइब्रेशन है वो भी शिफ्ट होते हैं स्पीड के और गियर के अकॉर्डिंग। आप कितनी स्पीड में हैं और कौन सी गियर में हैं, तो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होते हैं। हल्के हल्के वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली रहेंगे जो आपको दिक्कत नहीं देते भाई। तो मैंने इस पर 160 किलोमीटर का वन वे किया था बिना रुके, तो उस समय मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना मुझे किसी तरह की थकान हुई थी।
और ना ही वाइब्रेशंस ने मुझे तंग किया था। तो मेरा जो कंक्लूज़न है इन 3 समस्याओं को लेकर के, हाँ यार हीटिंग एक इशू है, सॉरी हीटिंग भी एक इशू है इसके अंदर। हीटिंग इशू तभी आता है जब आपको इसको स्लो स्पीड में चलाते हैं। स्लो स्पीड में चलाएंगे तो आपको ट्रैफिक रहेगा तो राइट जो आपका लेग है, लोअर आर्टरिटीज़, उनमें आपको फील होगा हीट। लेकिन अब जब 40 से प्लस चले जाते हैं ना, तब वो नहीं फील होता है, इतना फील नहीं होता है, कोई खास फील नहीं, जैसा सभी बाइक्स में होता है वैसा ही है। लेकिन जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसका जो प्रेशर है, जो हॉट एयर प्रेशर है, वो आपके लेफ़्ट साइड में भी आने लगता है, जो कि आपको कंस्टेंटली आधा घंटा चलाने के बाद फील होगा कि हाँ यार कुछ फीलिंग आ रही है गरम गरम होने की, गरम एयर की, तो वो है। बाकी इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मज़ा ही मज़ा है भाई। फ़न तो ज़रूर है इसके अंदर, मज़ा ज़रूर आता है। आपको भले ही वाइब्रेशन या डिस्कम्फर्ट इतने ज़्यादा नहीं है, लोगों ने हाईलाइट बहुत ज़्यादा किया हुआ है इन प्रॉब्लम्स को लेके के, इतनी प्रॉब्लम है नहीं। मेरी तरफ से ये एक पॉजिटिव है मेरी तरफ से। तो ये है पराक्रम चौक, यहाँ पे हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये बनाया गया है। तो मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ। ये देख रहे हैं फौजी हैं जिनके हाथ में AK-47 है संभवतः। बादली चलें क्या? बादली चलते हैं, चलो बादली निकल देते हैं। ओके, हाँ बादली दूसरे रास्ते से वापस चलेंगे। एकदम फन टू राइड बाइक है भाई, फन टू राइड। अरे मैंने इसको ऑफ रोड पे तो कहीं इस्तेमाल किया नहीं है, तो मैं आपको उसका फीडबैक बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हाँ रोड पे काफ़ी अच्छी चलती है। अभी तक मैंने इसको 7000 तक लेके नहीं गया हूँ, 6.5 तक ही लेके गया हूँ, और जिसमें मैंने 100 तक चलाई है इसको। ये देखो कितना शानदार व्यू है यार, ओए होए होए होए, गाँव का फील सा आ रहा है इधर। मज़ेदार है यार, ये रोड भी सुंदर सा है, ये साथ में धान लगी है। एक मेरे को लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट दूंगा मैं, बस KTM की सर्विस अच्छी हो, जो मुझे वहाँ जाके लगा तो नहीं था। उनके शोरूम में जब मैं नंबर प्लेट लगवाने गया ना, तो मुझे इतना प्रोफेशनली लगा नहीं था कि वो प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं उस स्टोर को या वर्कशॉप को। बड़े ही कैजुअल से लोग थे। ये देखो गांव की वाटर बॉडी है, रिजर्वायर। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा वीडियो कर लिया है। अब ये कंक्लूज़न के लिए मैं एक अच्छी सी जगह पे आया हूँ। अभी पीछे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लर हो गया होगा। तो कंक्लूज़न में ये है कि भी अगर आप इसकी जो प्रॉब्लम्स, जो तीनों प्रॉब्लम मैंने 3-4 गिनाई हैं, अगर आप उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इसका नेचर ही है, वैसा ही रहने वाला है। तो अगर आपको उसके साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। अगर आपको इसको जो नेगेटिव्स हैं इसको एक्सेप्ट करके इसके स्पीड को एंजॉय करना चाहते हैं, इसके नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये बाइक आपके लिए है। और जो वाइब्रेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो आपको परेशान करने वाली हैं। लो स्पीड पे वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा अगर आप हाई स्पीड पे भी चलते हैं, जैसे अगर आपको लोकल भी चलना है तो 3rd गियर पे चलिए तो वाइब्रेशन थोड़ी कम लगेगी। हाईवे पे चल रहे हैं 50-60 की भी स्पीड पे चल रहे हैं तो आप 5th या 6th गियर लगा लीजिए, बहुत कम वाइब्रेशंस हैं जो एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी लुक्स के लिए तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि लुक्स आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है। तीसरा जो कंफर्ट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 300 किलोमीटर तक जैसे मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है नहीं। 300 किलोमीटर के बाद आपको थोड़ी सी सीट में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी या जेल सीट्स ऐसा कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा जिससे आप कर सकें, इसको एडजस्ट कर सकें। और फिर हीटिंग इशू जो है वो लो स्पीड पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। हाई स्पीड पे ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाई स्पीड पे दोनों तरफ से हीट निकल जाती है, बस ये लेफ़्ट और राइट को शिफ्ट हो जाती है हल्की फुल्की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हीट भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हाई रेव इंजन है तो हीट तो जनरेट करेगा ही,
बस थोड़ा सा हीट मैनेजमेंट को अगर ये थोड़ा अच्छा कर देते थोड़ा सा अच्छा ही रहता वो। लेकिन जो अभी भी प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आपको स्पीड का एंजॉय करना है, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलता हूँ फिर कभी आगे किसी वीडियो के अंदर, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करके या एक कमेंट करके दे सकते हैं आप, जो अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।